इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। हर साल नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं, नए हाईवेज बन रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है और एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले सालों में इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर इकोनॉमिस्ट्स बार बार कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की बात क्यों करते हैं? क्या इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के पीछे कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जिन्हें सॉल्व करना फ्यूचर के लिए जरूरी है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या दुनिया में कोई और कंट्री इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर चुकी है? सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्ट्स की। आज इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन बहुत सारी क्रिटिकल चीजों के लिए हम अभी भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर डिपेंड करते हैं। क्रूड ऑयल, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी और कई इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स। अब इंपोर्ट्स करना कोई बुरी बात नहीं है। हर कंट्री इंपोर्ट्स करती है, अमेरिका भी, जापान भी, यूरोप भी। लेकिन चैलेंज तब आता है जब कुछ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो। कोविड पैंडेमिक ने हमें ये रियलिटी दिखाई थी। फैक्ट्रीज बंद हुई, शिपिंग डिले हुई, सप्लाई चेन्स ब्रेक हुई और पूरी दुनिया ने शॉर्टेजेस देखी। तब एक बात क्लियर हुई, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज सिर्फ प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करती, वो उन्हें प्रोड्यूस भी करती हैं। और जितना ज्यादा प्रोडक्शन इकोसिस्टम कंट्री के अंदर होता है, उतनी ही इकोनॉमी रेजिलिएंट बनती है। अब बात करते हैं रुपए की। एक टॉपिक जो बोरिंग लग सकता है, लेकिन हर इंडियन की लाइफ को अफेक्ट करता है। इंडिया जनरली एक्सपोर्ट्स से ज्यादा इंपोर्ट्स करता है। इसका मतलब है कि हमें इंपोर्ट्स के लिए ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपए पर प्रेशर आ सकता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? फ्यूल महंगा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी हो सकती है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट महंगा हो सकता है और इवेंचुअली हायर कॉस्ट इकोनॉमी में स्प्रेड होने लगते हैं। ये ओवरनाइट डिजास्टर नहीं है, लेकिन ये एक रिमाइंडर है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए एक्सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हिस्ट्री देखिए, जर्मनी, साउथ कोरिया, चाइना, इन सब इकोनॉमीज ने स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर्स बिल्ड किए और इसी वजह से उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस गेन किया। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग चैलेंज पर, और ये चैलेंज गवर्नमेंट से ज्यादा सोसाइटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन सिंपल है, देश का पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है? इंडिया में ट्रेडिशनली लोग गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर ज्यादा कैपिटल फैक्ट्रीज में जाए, रिसर्च लैब्स में जाए, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में जाए, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में जाए, तो क्या होगा? नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, नई इंडस्ट्रीज बनेंगी और नए जॉब्स क्रिएट होंगे। आज दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज की स्ट्रेंथ सिर्फ कंजम्पशन नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ इनोवेशन है। और इनोवेशन तब एक्सेलरेट होती है जब कैपिटल प्रोडक्टिव सेक्टर्स में फ्लो करता है। अब तक स्टोरी थोड़ी चैलेंजिंग लग रही होगी, लेकिन यहां गुड न्यूज शुरू होती है, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि ये प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं होती। साउथ कोरिया को देखिए, आज सैमसंग और ह्युंडई की वजह से पूरी दुनिया उससे जानती है। लेकिन 1907 के दशक में साउथ कोरिया रिलेटिवली पुअर कंट्री थी। लिमिटेड रिसोर्सेस, वीक इंडस्ट्रियल बेस और अनसर्टन फ्यूचर। लेकिन फिर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस हुआ, एक्सपोर्ट्स को एग्रेसिवली सपोर्ट किया गया और धीरे धीरे इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो गई। चाइना की स्टोरी भी सिमिलर है। 1980 के दशक में चाइना आज जैसा नहीं था, लेकिन उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, सप्लाई चेन्स डेवलप की, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इंप्रूव की, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और कुछ डेकेड्स के अंदर वो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस 1 या 2 साल में नहीं हुई,
इन्हें डेकेड्स लगे, कंसिस्टेंसी लगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगी। अगर इंडिया के पास चैलेंजेस हैं, तो फिर उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? जवाब है पीपल। इंडिया के पास दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशंस में से एक है। मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स और रैपिडली ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। एआई रेवोल्यूशन के टाइम पर यह एडवांटेज और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई डेवलप्ड कंट्रीज एजिंग पॉपुलेशन के चैलेंजेस से स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया के पास अभी भी डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटीज है और हिस्ट्री बताती है जब टैलेंट और अपॉर्चुनिटी कंबाइन होते हैं तो इकोनॉमीज ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। तो क्या इंडिया के सामने चैलेंजेस हैं? हाँ, बिल्कुल है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी, करेंसी प्रेशर, इनोवेशन गैप्स, मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस, ये सब रियल इश्यूज हैं। लेकिन इक्वली रियल है इंडिया के स्ट्रेंथ्स, अ ह्यूज मार्केट, अ यंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सेक्टर and one of the most ambitious generations in its history. हिस्ट्री में बहुत कंट्रीज ने डिफिकल्ट स्टार्टिंग पॉइंट से राइज किया है। साउथ कोरिया ने किया, चाइना ने किया, सिंगापुर ने किया। और इसीलिए इंडिया को अंडर एस्टिमेट करना भी गलती होगी, क्योंकि इकोनॉमिक सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, ये एक लॉन्ग जर्नी होती है। और शायद इंडिया उस जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में एंटर कर रहा है। फ्यूचर गारंटीड नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जरूर है। और अगर इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर फोकस रहा, तो आज के चैलेंजेस कल की स्ट्रेंथ्स बन सकते हैं। इंडिया की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। शायद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है।